हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद यूसुफ। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली मैं अगर बोलूँ तो इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसी से ही मिलते जुलते फॉर्मूलाज के ऊपर। अच्छा, सभी को मालूम है इसको हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। सो मैं क्विकली पहले थोड़ा बहुत एक ब्रीफअप दे दूंगा 5 मिनट कि क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज वो कोर कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप ये अच्छे से करो बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो न्यूटन ने क्या बोला, ही सेड, बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, दैट एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object, attracts every other object with a definite force। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनाइट फोर्स। मैं इसको ही अच्छे से इलैबोरेट करता हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। चाहे मास कितना छोटा है, चाहे मास कितना बड़ा है, दोनों ही मासेस एक दूसरे पर जब फोर्स लगाएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। मैं जितना चाहूँ उतना इसके ऊपर एम्फेसाइज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दे दो सर, अर्थ है आपके पास यहाँ पर, राइट? यहाँ पर आपके पास एक एप्पल है। ये एप्पल अगर अर्थ ने 20 न्यूटन से खींचा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अर्थ को एप्पल ने कितने न्यूटन से खींचा, तो अक्सर बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो बोलते हैं सर 20 न्यूटन से कम खींचा। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज मास ऑफ एप्पल कम है तो उसने कम फोर्स लगाया। वही तो न्यूटन बोल रहा है, यही तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि एप्पल भी अर्थ को उतने ही फोर्स से खींचेगा। अब आपको ये हजम क्यों नहीं हो रहा, तो हो रहा होता है पॉइंट, बिकॉज हमें लगता है कि भाई एप्पल तो अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं आ रहा। इसका बहुत बेसिक और सॉलिड रीजन है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास अगर एक छोटा सा पानी का बॉटल है, राइट? उस पानी के बॉटल के ऊपर आप एक फोर्स लगाओ, वो उड़ के जाएगा। उतना ही एग्जैक्ट सेम फोर्स, ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, उतना ही एग्जैक्ट सेम फोर्स अगर आप एक अलमारी पर या बड़े से टेबल पर लगाओगे, मूव करेगा क्या? नहीं ना, उल्टा लगेगा आपको। सो इसे क्या समझा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स सेम लगा रहे हैं, बट अर्थ क्यों हमारे तरफ नहीं आ रहा? इट इज बिकॉज अर्थ का मास इतना ह्यूज है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस फोर्स से। ये याद रखो। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने इसके बाद बोला कि ये जो फोर्स है, जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट जो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगा रहे हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द फोर्स मैं यहीं पे लिखता हूं नीचे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, टू प्रोडक्ट ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। एग्जाम्पल, मेरे पास 2 मास है, दोनों में से एक मास डबल हो गया, फोर्स भी डबल हो जाएगा दोनों के ऊपर। दोनों में से एक मास ट्रिपल हो गया, फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा। व्हाट इफ सर दोनों मास डबल हो गए, तो दोनों को 2-2 कर दो। दोनों का मास डबल हो गया, इसका मतलब दोनों का 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा? 4। बिकॉज उसने देखो क्लियरली क्या बोला है, प्रोडक्ट। ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हम सब यूज करेंगे अभी। सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास and very important, inversely proportional। inversely का मतलब क्या? उल्टा सोचना है कि अगर कोई बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। so inversely proportional to square of distance। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने रटा हुआ है। अरे रटने से अब नहीं काम चलेगा ये वाले पेपर्स में। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हमें समझना ही पड़ेगा। अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या? कि मान लो अगर कोई चीज डबल हुई है तो पहली बात तो उसका स्क्वायर करो, तो वो कितना हो जाएगा? 4। अब अगर कोई चीज डबल हुई है तो 4 टाइम्स बढ़ेगी नहीं, वो 4 टाइम्स क्या होगी? कम होगी, राइट? वो 4 टाइम्स क्या होगी? कम। ठीक है, डोंट वरी, अभी अपन डिस्कस करते हैं इस चीज को। सो इन शॉर्ट, जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप ये क्लियर हुआ दोनों चीज। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पर कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। और अगर मैं इसे क्लब कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जी हमारा कांस्टेंट आ जाता है, जिसको किसी से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस एंड लेट्स सी मैं किस तरीके से फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। अच्छा, इस फोर्स को
का, अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी हम जरूर यूज करेंगे, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये सभी को मालूम है दैट दिस स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हमारे मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। वो सब अपन आगे अभी डिस्कस करते हैं। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक तरीके से आपको समझ में आ जाएगी बात। चलो लेट्स स्टार्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स हाफ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब बच्चे बहुत घाई करते हैं इसमें, दो तरीके, या तो सोच लो ठंडे दिमाग से या फिर मैथमेटिक्स अप्लाई कर लो। अब मैं देखो कैसे सोच रहा हूं। उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन देम, सोचो डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स हाफ, तो एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अब जो भी डिस्टेंस में करोगे, डिस्टेंस में हमेशा स्क्वायर से करो। क्या बोला था न्यूटन अभी, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस हाफ हुआ है तो उसका स्क्वायर करोगे तो बाजू में क्या निकल कर आएगा, डी स्क्वायर बाई 4। अब मुझे एक बात बताओ ना यार, तुम मुझे खुद बताओ बात। चलो अभी मैंने बताया था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, राइट। क्या आया हमारे पास, फोर्स जो था वो डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हाफ हुआ ना, सोचो खुद सोचो, डिस्टेंस क्या हुआ, हाफ हुआ, तो d बाई 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, 1 की जगह 1, डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, 4 नीचे है। अब ये 4 कहाँ जाएगा, घर पे तुम्हारे नहीं ना, ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू 4 अपॉन डी स्क्वायर। देखो अब इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। 4 क्या, 4 फोर्स के सामने न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। तो सीधी सीधी बात है कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। आई होप ये क्लियर हो सबको। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे अच्छा खासा रीड करो, अच्छे से आपको समझेगा। ये सेम लॉजिक अब हमें आगे के क्वेश्चन पे भी लगाना है, ठीक है। यहां पर ये उसका लॉजिक था, ये उसका रीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी है क्वेश्चन, क्या बोला है, अब आप ये खुद सोचोगे, खुद से करो। चलो if the distance between them, if the distance between two objects increases 5 times, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ है, 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, देखो इस तरीके से, क्लियर। चलो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, चलो वापस है क्या बोला है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, बराबर। अब उन्होंने बोला कि जो फोर्स है उसको फाइंड करो, डिस्टेंस कितना हो गया, 5d का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, नीचे क्या आ जाएगा, 25d स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ 25 न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, राइट। ये डिनोमिनेटर में f के, सो f क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, 1/25 टाइम्स हो गया। आई होप ये क्लियर है सबको। सो दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज डैश देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सभी को मालूम, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मून पे कम होता है अर्थ के मुकाबले। तो एक बात तो तय है, ना ही ऑप्शन ए है ना ही ऑप्शन डी है, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी है। सभी को ये बहुत ऑब्वियस है बेटा, ये भी अगर अपन नहीं कर रहे हैं तो क्या ही कर रहा है। सो ऑप्शन सी है, क्यों, बिकॉज 1/6 होता है वो अर्थ के सर्फेस से मून पर ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लाइक लिटरली 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स रुक रहा हूं आप लोग के लिए। पढ़ो, क्लास ही स्टार्ट यहां से किया है, पढ़ो। मैं आप लोग के पढ़ लेता हूं। द अर्थ अट्रैक्ट्स मून विद अ फोर्स ऑफ 10⁻20 न्यूटन। द मून अट्रैक्ट्स अर्थ विद अ फोर्स ऑफ 10। जितनों ने ए सोचा या ए मार्क किया, अब वो बोल रहे होंगे हाँ सर मून तो कम है, मून तो कम फोर्स लगाता होगा ना। अरे भाई, मून और अर्थ दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे एक जैसा फोर्स लगाएंगे भाई। सो कितना होगा वो 10⁻, अभी क्लास के स्टार्ट में अपने डिस्कस किया था ये चीज। सो इट इज 10⁻20, लेस देन 10⁻20 नहीं आएगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स एंड दैट डेफिनाइट फोर्स इज इक्वल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। अब बिफोर मूविंग अहेड, अब देखो इसमें वेट डिस्कस किया गया है, तो क्या है क्वेश्चन वो मैं बाद में बता दूंगा। मुझे तो पहले इतना बताओ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है। वेट इज इक्वल्स टू mg होता है, राइट, सभी को मालूम है। वेट इज इक्वल्स टू mg। अब m क्या है, हमारा मास है। क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा मास चेंज नहीं होगा,
अगर हमारा मास चेंज नहीं होगा तो जो हमारा वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैंने हिंट दे दी तुम्हें पहले कि तुम्हें जी का फॉर्मूला यूज करना है, स्मॉल जी का फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाएगा समझ में, डोंट वरी, ठीक है। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, चलो पहले अर्थ बना लेते हैं, और क्या ही अर्थ बन गया यार, ये अर्थ बन गया और ये लैडर है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन अ लैडर विच इज, डायग्राम बनाओ तो ढंग से बनाओ ना, ये तुम खड़े हो गए लैडर के ऊपर। सो लैडर जो है वो कितना दूर है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर, राइट। सेंटर से 2r के डिस्टेंस पे, भाई साहब ये लैडर से तो डायरेक्टली आप चांद पे पहुंचोगे, इतना बड़ा लैडर है। अब उन्होंने बोला है व्हाट विल बी योर वेट। सो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला अभी, वेट तुम्हें पता है क्या होता है, mg होता है। अब तुम्हारा मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो जो भी वेट में चेंजेस आने वाले हैं वो किसकी वजह से चेंज आने वाला है, जी के वजह से चेंज आने वाला है, राइट। तो अपन डायरेक्टली जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ऐसे सवालों में मैंने हिंट क्यों दिया, हिंट इसीलिए दिया क्योंकि आप सवाल स्टार्ट ही यहीं से करोगे। अब देखो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो 2r हो गया है, तो बताओ क्या वेट में फर्क आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ, जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज gm/r², इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब नोटिस करो, ऐसे सवालों में हमेशा हम 4 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, वी विल ऑलवेज राइट द मेन फॉर्मूला। अब बिकॉज मुझे मालूम है रेडियस में चेंज आया है, तो डेफिनेटली वेट में भी चेंज आएगा, विच इज जी में भी चेंज आएगा, तो मैंने लिख दिया g'। आप g1 भी लिख सकते हो। कैपिटल जी में कोई चेंज नहीं आया, मास ऑफ अर्थ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो रेडियस है वो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया जिसका स्क्वायर। अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, मैं वो भी बता दूं, हाँ मिस्टेक देख लो, कॉमन मिस्टेक वो लिख रहा हूं अभी, पहले मैं मिस्टेक करके बता रहा हूं। वो ये है कि बच्चे घाय घाय में 2r का स्क्वायर लिख देते हैं और उन्हें लगता है सही जा रहा है। भाई गलत है, ये मिस्टेक है, राइट। ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको इसका होल स्क्वायर लेना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, gm, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r²। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि देखो, अब आप खुद सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं, ये देखो ये gm/r², इसकी वैल्यू अभी ये देखी थी g थी, अरे देखो ना gm/r², इसकी वैल्यू क्या थी, g थी। तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में g' की जगह g लिख सकता हूँ, gm/r² की जगह g लिख सकता हूँ। और 4 का था, न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या वेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। आपका आंसर है, आपका वेट डिक्रीज होगा, राइट। सो अब क्या लिखोगे फाइनल स्टेटमेंट, द वेट विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। क्लियर सबको, कैसे सोचा। अब ये 4 स्टेप का प्रोसेस याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला। सेकेंड स्टेप क्या होगा, एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट किया एज पर द क्वेश्चन। थर्ड स्टेप क्या होगा, सॉल्विंग। एंड फोर्थ स्टेप क्या होगा, रीअरेंज। आपको रीअरेंज करना है चीजें सो दैट आप इस तरीके से देख पाओ, है ना। ये मैं इरेज कर देता हूं अभी आप लोग के लिए, बाद में इफ यू वांट मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। आई होप ये सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो आप हेल्प करोगे इसमें और कर लोगे इस बार, कम ऑन। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी। अब तो ये खुद ही सामने से जी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधी बात है, जी का ही फॉर्मूला दिया होगा। अब मैं आपको क्यों हिंट दे रहा हूं बार बार, सो दैट आप लोग को एक आइडिया है कि कैसे सोचना है। तो चलो, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इफ द मास वाज ट्वाइस। मास कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, एंड इट्स रेडियस इज हाफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन क्या क्या चीजें में चेंज आया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ। तो अगर मैं आपको बोलूं आप क्या चेंज आया, तो मास ट्वाइस हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं नया वाला मास इज ट्वाइस, राइट, है ना। देखो यहां पे लिखा हुआ है इज ट्वाइस। नेक्स्ट, द नया वाला रेडियस इज हाफ ऑफ द पुराना वाला रेडियस। क्लियर, यहां पे लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और मैं बहुत स्लो जा रहा हूं पर्पसफुली। अब क्या बोला था सर ने, 3 स्टेप का प्रोसेस क्या है। आप पहले ओरिजिनल फॉर्मूला से स्टार्ट करो। व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू gm/r²। अब आप बोलोगे आपको कैसे समझा सर, यही यूज करना है। कम ऑन यार, जी के अंदर चेंज लाना है तो जी का क्या फॉर्मूला यूज करोगे। फोर्स के अंदर चेंज लाना है तो फोर्स में क्या फॉर्मूला यूज करोगे। चलो इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था,
नेक्स्ट स्टेप, नया वाला g इज इक्वल्स टू कैपिटल G में कोई चेंज नहीं आया, क्या मास में चेंज आया? हाँ चेंज आया, क्या चेंज आया? सो हो गया था, नहीं एक सेकेंड कोई और कलर ले लेता है, तो क्या चेंज आया? 2 टाइम्स चेंज आया, ठीक है। क्या रेडियस में चेंज आया? हाँ सर रेडियस में चेंज आया, बी केयरफुल, रेडियस में क्या चेंज आया? r/2, लेकिन क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। अब कुछ अकलमंद होंगे जो अकलमंद ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देंगे, बेटा आपको ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी, ये नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा? g डैश इज इक्वल्स टू, मैंने 2 बाहर निकाल लिया, gm अपनी जगह पे, r² अपनी जगह पे, और नीचे 2 2 सा क्या हो गया? 4। अब ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? g डैश इज इक्वल्स टू 4 2 सा कितना हो गया? 8 gm अपॉन r²। अब क्या बोला था सर ने कि ये जो चीज़ है, ये वाली आपकी जो चीज़, इसकी जगह आप क्या लिख दो? ओरिजिनल वाला लिख दो, ठीक है। तो g डैश क्या हो जाएगा? 8g। तो बताओ कितना चेंज आया g में? सो द वैल्यू ऑफ g इज, बताओ इस बार क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? सो द वैल्यू ऑफ g इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 8। समझे? इंक्रीज क्यों बोलूंगा? बिकॉज न्यूमरेटर में आया है, राइट। डिक्रीज कब बोलूंगा? जब डिनोमिनेटर में आया है। आई होप ये क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो, आई होप एवरीवन इज ट्राइंग विथ मी। चलो नेक्स्ट क्या बोला है? ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 मासेस दिए हुए और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दिमाग में ये चमका सबको, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d²। देखा सर कैसे सोच रहे हैं? जैसे ही 2 मासेस और दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखते हैं क्या बोला है। उन्होंने बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, ठीक है। तो जिस चीज में चेंज आया वो लिख देता है। तो जो नया वाला डिस्टेंस है वो क्या है? चलो मैं यहाँ पे ये सब लिख देता हूँ यार। चलो, नया वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? ट्रिपल हो गया। हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज? अब फोर्स बोला ना, तो फोर्स दिमाग में आना चाहिए। ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा, जब तक मैं भी नहीं कर पाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d², इक्वेशन नंबर 1। देखो हर जगह वही 4 स्टेप यूज कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, एडजस्ट करो। F डैश इज इक्वल्स टू g, m1 में कोई चेंज नहीं आया, m2 में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन d में कितना चेंज आया? 3d का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, रीअरेंज बोल रहा हूं, सॉल्व करो। क्या आ जाएगा? g की जगह g, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2, लेकिन ये क्या आ जाएगा? 9d का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप, f डैश की जगह f डैश। अब बताओ वापस से, कम ऑन, अब तो आ गया ना यार। g m1 m2 अपॉन d², ओरिजिनल लिख दो। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल लिखा करो, ओरिजिनल पहले। तो ये ओरिजिनल लिख दिया। अब 9 को देखो, कॉमन मिस्टेक करते बच्चे, 9 ऊपर लिख देते। भाई क्या मालूम क्या चीज की होती है? अरे 9 ऊपर थोड़ी ना आएगा, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना भाई, ठीक है। तो चलो इसको फ्रेम कैसे करोगे? कैसे फ्रेम करने वाले हो? द फोर्स इज चेंज्ड बाय अ फैक्टर, नहीं बाय अ फैक्टर नहीं बोलेंगे, पहले तो अपन ये बोलेंगे कि कैसे चेंज हुआ है। द फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 9। क्लियर सबको? ठीक है। अब तो आपको एक सेंस आ गया होगा कि कैसे सर यूज कर रहे हैं। पहले क्वेश्चंस में अगर आपने देखा स्टार्टिंग में, तो मैं ये कर रहा था, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d², मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा था। फिर मैंने देखा कि g का फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, तो g इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुको, हाँ, g इज इक्वल्स टू g m अपॉन r² यूज किया जा रहा है। फिर आखिरी में आते आते हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने गए, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d²। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई गेस दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। स्पेशल केस है, क्यों स्पेशल केस बोला मैं बताता हूँ। सो चलो साथ में करते हैं। इफ बोथ द मासेस m1 एंड m2 आर डबल्ड, चलो क्या बोला था? जो सर बोल रहे हैं वही करते हैं। चलो सोल्यूशन लिखा, क्या बोला है? दोनों मासेस, तो एक मास हो गया 2m, दूसरा वाला मास भी क्या हो गया? इसको शायद लिखना, चलो दोनों मास 2m हुए ना, तो m2 को भी लिख देते हैं 2m। ये थोड़ी दिक्कत आ जाएगी अपने को नोटेशन में, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो m1 कितना हो गया? 2m हो गया, m2 भी कितना हो गया? 2m हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। वापस से क्या बताया था सर ने? इंक्रीज बोला। इंक्रीज बोला मतलब मल्टीप्लाई होगा 2 से। देखो ना, मास में तो डबल हुआ, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, दोनों मास को 2 टाइम बढ़ा दिया, 2 टाइम्स। लेकिन इससे यहां पे क्या बोला है? सेपरेशन इज इंक्रीज, मतलब मल्टीप्लाई होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू फोर्स। चलो
अब नहीं बोलना कि फोर्स का फॉर्मूला नहीं याद है, अभी बताया था पीछे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। करेंगे साथ में, लेकिन उससे पहले सर डी का कंडीशन लिख दो। तो जो डी डैश है वो कितना है, आई गेस 2d है। चलो स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, F डैश इज इक्वल्स टू जी m1 की जगह लिखेंगे 2m1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। m2 की जगह लिखेंगे वापस से 2m और d की जगह लिखेंगे 2d का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो m1 और m2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, नेक्स्ट g की जगह g, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2। अब आप बोलोगे 2 का, अरे तो भाई 2 2 सा 4 हो गया ना, ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो कितना हो गया 4 अपॉन नीचे क्या है 4d का स्क्वायर। अब ये 4 4 को थोड़ी ना कुछ करोगे, कैंसिल करोगे ना डायरेक्टली, तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो कितनों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये तो वही मिल गया जो ऑलरेडी था अपने पास। दैट मीन्स ये स्पेशल केस का मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन फोर्स। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब मासेस में जितना चेंज लाओगे उतना ही चेंज डिस्टेंस में लाओगे। कल को मैंने बोल दिया द मास, बोथ द मास आर डिक्रीज बाय 3, सो डिस्टेंस भी किससे डिक्रीज होना चाहिए, 3 से। बोथ द मासेस आर इंक्रीज बाय 2, तो डिस्टेंस भी कितने इंक्रीज होना चाहिए, 2 से। सो जब ऐसा कुछ सिनेरियो हो तुम्हारे पास, उस केस में हमेशा याद रखना कि जो फोर्स होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझे। आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव आई सॉल्व्ड। Please do let me know if there is anything else you want me to share. Thank you so much for listening so patiently. Please do share this video as much as possible. Thank you. ये सब करना ज़रूरी है सर, क्या मालूम कर दिया, who cares. Thank you.